अपने बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू बताना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ और मैं क्या करता हूँ, क्या कर रहा हूँ। माय नेम इज़ अनुभव अग्रवाल एंड आई एम फ्रॉम रामपुर यूपी। मैं एक छोटे से शहर रामपुर से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग डीएमए से करी, दयावती मोदी एकेडमी, और उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई बीबीए किया मैंने एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी बरेली से, और उसके बाद अपना जॉब पे निकल गया। मैं जब कॉलेज में था तो कॉलेज के सेकेंड ईयर में व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग, मैंने उस टाइम राइटिंग स्टार्ट किया था। और राइटिंग ऐसा था कि बस एक ऐसे फेज से गुजर रहा था कि बड़ा मुश्किल हो रहा था उन सब चीज़ों को हैंडल करना। और एक अंदर होता है ना, दिल में तुम्हारे हज़ार चीज़ें होती हैं और वो तुम्हें कहीं निकालनी होती हैं, तो वो निकालने का ज़रिया नहीं मिल पा रहा था। जब अब मुझे मालूम था कि मैं लिख सकता हूँ, एक होता है इंसान को पता होता है कि वो क्या कर सकता है, मेरे अंदर थी लिखने की चीज़, थी लिखने की एक कि मैं लिख सकता हूँ। तो मैंने लिखना शुरू किया। मैंने अपने फ़ोटोज़ पोस्ट करता था इंस्टाग्राम पे, और नीचे कैप्शन में कुछ भी रिलेटेबल, कुछ भी ऐसी चीज़ लिखता था जिसको लोग पढ़ते थे और पढ़ने के बाद ऐसा सोचते थे कि यार ये तो मेरे साथ भी हो रहा है। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई डिस्कवर्ड दिस थिंग। वो फर्स्ट टाइम मैंने खुद एक्सपीरियंस भी किया था कि रिलेटेबल कंटेंट क्या होता है। पहले कैप्शंस में लिखता था, लिखते लिखते फिर मैंने पहले कोट्स लिखता था, फिर मैंने फिक्शनल स्टोरीज़ लिखना स्टार्ट किया। वो स्टोरीज़ इतना ज़्यादा वायरल हुई। सोशल टॉपिक्स पे मैंने बहुत लिखा, जैसे रेप वगैरह पे स्टोरीज़ लिखी, और बहुत सारे सोशल इश्यूज़ पे मैंने स्टोरीज़ लिखी। वो स्टोरीज़ भी बहुत वायरल हुई, और उस अकाउंट को इतना ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला, उतना ज़्यादा ग्रोथ मिली एज अ पर्सन टू ग्रो मोर। मेरा एक मकसद था, मेरा मकसद ये था कि मैं ऐसे हज़ारों लाखों लोगों तक पहुंचूं, उनके दिलों तक पहुंचूं, और उनके दिलों में जो भी परेशानियां हैं, जो भी वो उस फेज से गुजर रहे हैं, जिन परेशानियों से वो जूझ रहे हैं, उन परेशानियों को सुन के या फिर बिना सुने भी उन चीज़ों को कैसे भी फिक्स कर सकूं। तो वो फर्स्ट टाइम था जब मुझे रियलाइज़ हुआ आई कैन बी अ कंसल्टेंट ऑल्सो। तो मैंने उस टाइम कंसल्ट करना स्टार्ट किया लोगों से। एक एक दिन में 100 लोग आते थे और अपनी परेशानियाँ, मतलब मेरा पूरा दिन ऐसा गुजरता था कि सुबह के 11 बजे आँख खुल रही है, और आँख खुलने के बाद ही हज़ारों मैसेज पड़े हुए हैं, उन सबको रिप्लाई करना है। रिप्लाई करते 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 सुबह के 5 बज गए, तब तक सो रहे हैं। उसी बीच अपना कंटेंट भी बनाना है। फिर लास्ट ईयर 15 दिसंबर 2018 में मैंने एक नया अकाउंट बनाया, क्योंकि वो पेज बिल्कुल ख़त्म हो गया था, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी और कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा था लिखने का। एक होता है, आपको जब ग्रोथ मिलती है तो आपको और मोटिवेशन मिलता है। आई नेवर गेव अप फॉर 1 ईयर। आई वॉज ट्राइंग कंटिन्यूसली टू कुछ उसका हो जाए, कुछ तो वो ग्रो करे, बट वो नहीं हुआ। फिर मैंने वो पेज बंद कर दिया और मैंने एक नया पेज बनाया, सेम यूज़र नेम, आई रेड व्हाट यू फील, इसकी स्टार्ट की। फिर वही सेम प्रोसीजर आई वॉज फॉलोइंग। आई वॉज राइटिंग कोट्स, आई वॉज राइटिंग स्टोरीज। फिर थोड़ा सा प्यार मिला लोगों का, फिर 30,000 तक पहुँचे। 30,000 पहुँचने के बाद, 30,000 से पहले अराउंड 25,000 में मेरे को ऑफ़र आया मस्कट से। सो आई फ्लीव अवे टू मस्कट। मैं वहाँ गया जॉब करने। मैंने जॉब स्टार्ट की, 1 महीने काम किया, चीज़ें नहीं वर्कआउट करी। आई केम बैक। आई वॉज हेल लॉट ऑफ डिप्रेस्ड। एक इंसान जो दुनिया को मोटिवेट कर रहा था, वो खुद इतना डिप्रेस था उस टाइम, बस बता नहीं सकता। उस डिप्रेशन से लड़ने में मेरी बहुत लोगों ने हेल्प करी। मेरी फैमिली में सब लोगों ने, मेरी गर्लफ्रेंड ने, मेरी पेरेंट्स ने, मेरे भाई बहनों ने, सब ने बहुत हेल्प करी, और बहुत से फॉलोअर्स ने भी मेरे को बहुत मोटिवेट किया कि मैं उस चीज़ से, उस दौर से कैसे भी मैं बाहर निकल के आऊँ। मैं उस दौर से जब बाहर आया, पूरी तरीके से बाहर आया, और तब मुझे कोई होप नहीं थी कि मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। आई वॉज नॉट स्टेबल, आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग। उसके बाद जब मैं हमेशा से चाहता था कि मैं अपने कंटेंट को किस तरीके से वीडियो में कन्वर्ट कर सकूं, क्योंकि एक मुझे पता था, एक कुछ स्ट्रेटेजी पता थी कि वीडियो कंटेंट ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है एज़ कम्पेयर टू इमेजेस और टेक्स्ट। तो वो एक स्ट्रेटेजी मुझे पता थी। उस पर वर्कआउट करने के लिए, उस पर वर्क जब मैंने स्टार्ट किया करना, तब मैंने ये फर्स्ट टाइम वॉइस कोड जैसी चीज़ डिस्कवर करी। और वॉइस कोड जब मैंने फर्स्ट टाइम वॉइस कोड अपना एक बना के डाला, उसकी बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह लगाया, और जब मैंने वो फर्स्ट टाइम पोस्ट किया, दैट वेंट वायरल। वो इतना वायरल हुआ कि मुझे याद है आई वॉज एट 30,000। मैं जब मस्कट से आया था तो मेरा एक दोस्त बना था वहाँ पे, सौरभ नाम का। उसने मुझसे कहा था कि भाई तू सोशल मीडिया पे ही कुछ कर सकता है, तू इन सब क्या कहते हैं रियल एस्टेट एजेंट वाली जॉब्स के लिए नहीं बना है, तू सोशल मीडिया पे ही कुछ कर सकता है। उसके वो वर्ड्स मुझे याद थे, और वो वर्ड्स ऐसे मेरे लाइफ में ऐसे लगे कि मेरे ही लग गए। वो वर्ड्स इस तरीके से लगे कि
वर्क करना स्टार्ट किया, वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, फिर जो पोएट्री वीडियोस इतना ज़्यादा वायरल होना स्टार्ट हुई, तो वो सिलसिला आज तक चल रहा है कि लोगों से प्यार इतना ज़्यादा मिला, इतने ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स, इतने ज़्यादा डीएम्स एवरी डे, कि मैं इतना ज़्यादा अंदर ही अंदर खुश होता हूँ कि भाई मैं कहाँ था 6 महीने पहले। 6 महीने में आई अचीव्ड जो मेरी ऑडियंस है, उस कितने ऑडियंस तक मैं पहुँचा वो मैं आपको थोड़ा सा फिगर्स बताता हूँ। आई स्टार्टेड ऑन 5 जून, मैंने 5 जून को फर्स्ट पोइट्री पोस्ट की थी, और अब तक मैं 600-800 से ज़्यादा पोइट्रीज़, ऐसी छोटी छोटी 1 मिनट की पोइट्रीज़ बना चुका हूँ। इस दौरान इंस्टाग्राम पे अराउंड 680,000 फॉलोअर्स और फैंस, जो भी कह सको, कम है। इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं, कहाँ वो 30,000 थे, कहाँ वो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स में 680,000 है। इंस्टाग्राम से हटके फेसबुक तो बिल्कुल आई जस्ट लॉस्ट इट। मैं फेसबुक से तो कोई उम्मीद ही नहीं थी कि फेसबुक पे भी कुछ हो सकता है, लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी जो एक पोइट्री है, आई लव यू करके एक पोइट्री है, उसको सबसे ज़्यादा व्यूज़ फेसबुक प्लेटफॉर्म पे ही हैं। 3.4 मिलियन व्यूज़ हैं उस वीडियो पे। सो आई कैन नेवर डिफेम फेसबुक, मैं उसको कभी गाली नहीं दे सकता, क्योंकि उस पर ही मेरी सबसे ज़्यादा वायरल हुई है एक पोस्ट, और उस पर 232,000 अराउंड फॉलोअर्स हैं। और यूट्यूब, जहाँ आप सब लोग ने इतना प्यार दिया, आपकी वजह से सिल्वर प्ले बटन मिला, 222 के अराउंड फॉलोअर्स यहाँ पे भी हैं। सो आई एम जस्ट एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू गुरुजी एंड एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू गाइज फॉर चूजिंग मी एंड फॉलोइंग मी फॉर फॉर आई डोंट नो व्हाट। तुम्हें क्या पसंद आया, कि तुम्हें बातें अच्छी लगी, तुम्हें आवाज़ अच्छी लगी, क्या अच्छा लगा मुझे नहीं पता, बट आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू यू गाइज। आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया। सो मैं उससे ज़्यादा और नहीं पका सकता, और मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम प्रताप नायक एंड ही इज सेइंग व्हाट यू डू टू कीप इट वॉइस फाइन फॉर वीडियोस। यार, आई डोंट डू एनीथिंग स्पेशल फॉर दिस इज़ माई नेचुरल वॉइस। ऐसा कुछ नहीं है मैं रोज़ सुबह उठ के कुछ करता हूँ या फिर मैं वॉइस की एडिटिंग करता हूँ। देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। मेरे पास ना ही कोई प्रोफेशनल इंसान है, ना ही कोई प्रोफेशनल टूल है इसके लिए अच्छी आवाज़ सुनाने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करता मैं। So the second question is from Pravesh Sharma and he is saying I was in relation with girl but she ditched me after 3 or 4 months. She realized and she is single now and now we are talking as a friend like before from 4 to 5 months. Should I stay in relation with her now? यार, पहली चीज़, आपके इस पूरे मैसेज में, आपके इस पूरे कमेंट में या फिर एक स्टेटमेंट में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि यू आर इन रिलेशनशिप राइट नाउ विद हर। ऐसा कुछ नहीं है। यू आर जस्ट बीइंग फ्रेंड्स विद हर। इसमें ज़्यादा एज्यूम नहीं कर सकते आप कि वो क्या रीज़न रहा होगा। अगर यहाँ पे रीज़न थोड़ा स्पेसिफिक होता कि भाई उसने आपको चीट किया, तो शायद मैं थोड़ा सा आपको हेल्प कर सकता था, क्योंकि डिच किस वजह से कर रहा है कोई इंसान आपको? क्या आपकी आदतों से इतना परेशान है वो, या उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं? यू शुड बी ट्रांसपेरेंट वाइल आस्किंग थिंग्स। लाइक इफ यू आर फ्रेंड्स विद हर एंड यू बोथ आर कंफर्टेबल, देन यू कैन स्टे फ्रेंड्स विद हर। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है उसके साथ फ्रेंड्स रहने में, तो आप कह दो कि भाई मुझे फ्रेंड्स नहीं रहना, क्योंकि आई थिंक यू आर इन लव विद हर, सो you should confess that you cannot be friends with her. Next question is from Rajesh Ali and he is saying, sir, how you shoot and edit your videos and how you record your voice? Please reply. By the way, your voice is awesome. I'm a big fan, sir. Please reply, please. So first of all, Rajesh, thank you so much for appreciating and loving my voice or loving the person who I am. How I shoot my videos, इसमें कुछ नहीं है। सिंपल ब्लैक बैकग्राउंड, उसके ऊपर टेक्स्ट लिखता हूँ। टेक्स्ट लिखने के बाद उसको एक एप्लीकेशन है InShots, उसमें अपलोड करता हूँ और उन सारे फ़ोटोज़ को एक वीडियो बना के उन पर ट्रांजिशन सेट करके उसको माइक से रिकॉर्ड करके आई सिंपली, देयर इज़ नथिंग टेक्निकल आई डू। बहुत ही सिंपल वर्क है, कोई भी कर सकता है। आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो। मैं InShots करता हूँ, आप कोई भी Viva Video, ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं मार्केट में। यू कैन सर्च फ्रॉम एनी एप्लीकेशन एंड यू कैन क्रिएट अ वीडियो। सो द नेक्स्ट कमेंट इज़ फ्रॉम दीपेश दुलानी एंड ही इज़ सेइंग, जब आपने ये सब पोइट्री बनाना स्टार्ट किया तब आपकी क्या एज थी, और अगर आपने यंग एज में ये सब स्टार्ट किया तो आपके पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा था? मतलब पढ़ाई कर लो, ये सब क्या मिलेगा?
ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जब लिखना स्टार्ट किया था, लिखना तो मैंने बहुत पहले ही कर दिया था, तो लिखने पे तो किसी ने कोई कुछ नहीं बोला। मतलब मैंने कहा ना, मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, चाहे मैं किसी जॉब में हूँ या फिर मैं अपना कोई पर्सनल चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, अपने पैशन को फॉलो कर रहा हूँ, अपनी किसी हॉबी को फॉलो कर रहा हूँ। एवरीवन सपोर्टेड मी इन एवरीथिंग आई डू। सो मैंने लिखना, वैसे पोइट्री बनाना, एज मैंने बताया कि मैंने लास्ट ईयर ही स्टार्ट किया, इवन इसी ईयर स्टार्ट किया 6 महीने पहले ही। तो उस वक्त मैं ऐसी कोई पढ़ाई नहीं कर रहा था, तो उस टाइम ऐसा कोई रिएक्शन नहीं। बट हाँ, जब मेरे पेरेंट्स ने मेरी वीडियोस देखना स्टार्ट किया, सो दे फाउंड सो मच लव। उन्होंने मेरे को बहुत प्यार दिया उन वीडियोस के लिए, बहुत रिस्पेक्ट करी मेरे थॉट्स को लेकर। तो वो चीज़ मैं हमेशा उनका शुक्रगुजार रहूँगा कि उन्होंने मेरे को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। मतलब आई लेफ्ट माई जॉब एंड एवरीथिंग एंड आई एम डूइंग दिस। तो सोचो किस लेवल का सपोर्ट होगा पेरेंट्स का। दे हैव अ बिलीव कि हाँ, मैं इसी फील्ड में कुछ कर सकता हूँ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम गीता जांगरा। कोई अगर जा चुका है तो हमें उसका वेट करना चाहिए अगर वो स्पेशल हो तो। कोई अगर जा चुका है, उसका क्या रीज़न है, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। कोई ऐसा क्यों गया, मतलब आपको छोड़ के गया, आपको धोखा दिया। देखो, अगर केस आपका ये है कि आपको वो छोड़ के चला गया, वो उसको कोई और मिल गई या फिर कुछ भी रीज़न रहा हो ऐसा कुछ, तो चाहे वो आपके लिए कितना भी स्पेशल हो, एक इंसान अगर आपको छोड़ के जा रहा है तो वो इंसान आपको इतना ज़्यादा प्यार नहीं कर रहा, ना करता था। शायद वो एक होता नहीं है कि नया नया एहसास होता है कि भाई मुझे ये लड़की चाहिए, और वो जब मिल जाती है तो आप उसको बिल्कुल ऐसा हो जाते हो कि भाई मुझे नहीं चाहिए। वो प्यार नहीं होता लोगों में, वो एक जल्दबाजी होती है रिलेशनशिप में आने की, होता नहीं है वो चीज़। तो चाहे वो आपके लिए कितना ही स्पेशल हो, आप उसका वेट करोगे और ऐसे में वो इंसान आ भी जाए आपके पास तो वो ज़्यादा दिन तक रहेगा नहीं। शायद वो आपकी कमज़ोरी, क्योंकि आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, वो इस कमज़ोरी को देखेगा और वो तब आएगा आपके पास। शायद वो कोई आपका फ़ायदा उठाएगा। टाइम पास इसे ही कहते हैं। टाइम पास यही चीज़ होती है कि भाई कोई इंसान जब इधर उधर से थक जाता है, भाग जाता है, हार जाता है, तो वो आपके पास आ जाता है। टेकन फॉर ग्रांटेड वाली चीज़ जो होती है, आपको ग्रांटेड ले लेता है कि भाई ये इंसान तो यही है, इसको तो मैं कभी भी इसकी लाइफ में कभी भी आ सकता हूँ, क्योंकि ये तो मुझे एक्सेप्ट कर ही लेगा। आपको वो चीज़ सामने वाले के दिमाग से निकालनी है कि ऐसा नहीं है कि मेरे दिल को पाना इतना भी आसान नहीं है कि तुम कभी भी आओ और मैं तुम्हें अपने दिल में जगह देता हूँ। इस चीज़ को, इस एटीट्यूड के साथ रहो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मत खो, चाहे वो इंसान आपके लिए कितना ही इंपॉर्टेंट या फिर कितना ही स्पेशल क्यों ना हो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम पूर्वी जैन। How make one's relationship a successful one, and what is the most important in a true relationship? Please you answer. This is a very beautiful question. ये बहुत बड़ा सवाल है और इस पे मैंने कई ब्लॉग्स भी लिखे हैं और कई वीडियोस भी बनाई हैं कि तुम किस तरीके से अपने रिलेशनशिप को अच्छा और एक लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हो। देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं और स्टार्ट सब बेसिक चीज़ों से ही होती हैं। सबसे पहले भरोसा। एक भरोसा होना चाहिए कि आप सामने वाले पे भरोसा करो, नॉट ब्लाइंडली। कीप दैट इन माइंड। आप सामने वाले पे आंख बंद करके भरोसा कभी मत करो, चाहे वो इंसान आपके घर का ही क्यों ना हो, क्योंकि इंसान ही होता है जो धोखा दे देता है और किसकी नीयत कब फिसल जाए, कब बदल जाए, कुछ पता नहीं। भरोसा करो, क्योंकि बिना भरोसा करे आप रिलेशनशिप में रह ही नहीं पाओगे। वक्त के साथ साथ चीज़ों को देखो कि वो इंसान आपका भरोसा कब तक नहीं तोड़ रहा है। अगर वो बहुत लंबा समय चलता चला जा रहा है, मान लो 1-2 साल हो गए आपको, तो आपका भरोसा अपने आप मजबूत हो जाएगा और आप सही इंसान के साथ हो, जब तक उसकी इंटेंशन नहीं बदलती। और इंटेंशन की कोई गारंटी नहीं होती किस इंसान की नीयत कब बदल जाए। दूसरी चीज़, लॉयल्टी। आप लॉयल रहो, सामने वाला आपके लिए लॉयल रहे, तो चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब कभी नहीं होती है। चीटिंग वाले केसेस सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं आजकल के रिलेशनशिप में कि भाई एक वक्त के बाद मन भर गया और दूसरी जगह देख लिया कि कोई पसंद आ गया, इंसान मुँह मारने चला गया इधर उधर। ये सब चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं। तो एक लॉयल्टी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है एक रिलेशनशिप को मजबूत बनाने के लिए। प्यार, कम्युनिकेशन, इतने सारे पॉइंट्स हैं। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कम्युनिकेशन। लेकिन अगर आप नॉर्मल रिलेशनशिप में हो, नॉर्मल मतलब अगर आप एक ही शहर में हो या मिलते रहते हो फ्रिक्वेंटली, दिन में मिलते रहते हो या फिर 1-2 दिन में मिलते रहते हो, तब भी कम्युनिकेशन डेली करो। कोई भी दिन मिस मत करो। चाहे 5-10 मिनट, अगर बहुत मजबूरी में फंसे हुए हो तुम, तब भी तुम 5-10 मिनट बात करो, लेकिन डेली करो।
ये चीज़ें होती हैं जो रिलेशनशिप को मजबूत बनाती हैं। प्यार एक ऐसी चीज़ है जो जब तक नहीं है तब तक रिलेशनशिप का बेस ही नहीं है। प्यार होना बहुत ज़रूरी है। तो यही सब चीज़ें हैं कि जो चीज़ें आपके रिलेशनशिप को मजबूत बनाती हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान दो। लोग आर्टिफिशियल या मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वो रिलेशनशिप की बेसिक चीज़ें जो होती हैं, यू शुड गेट टू नो द अदर पर्सन फर्स्ट बिफोर गेटिंग इनटू रिलेशनशिप। मैं देखता हूँ कि फ्रेंडशिप हुई और 10 मिनट में 10 दिन में 10 मिनट तो नहीं 10 दिन में या फिर शुरुआत से एक ज़िद होती है कि मुझे ये रिलेशनशिप में इसके साथ आना है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। अच्छा इंसान दिख जाता है, गुड लुकिंग होता है, तो उसके साथ और मन करता है कि काश मैं इसके साथ रिलेशनशिप में आ जाऊँ। और जल्दी जिदबाजी जो होती है ना, जल्दबाजी जो होती है, वो सारा खेल ख़राब कर देती है। आपको पहले एक इंसान को जानना होता है, कैसा है वो, उसका नेचर कैसा है, उसकी क्या ख़राब आदतें हैं, और आप उनके साथ एडजस्ट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। बहुत सारी चीज़ें पहले एनालाइज करनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं, तब आप रिलेशनशिप में आते हो। और आजकल के लोग, उनके साथ प्रॉब्लम यही है कि वो कभी भी उन्हें चाहिए कि भाई मैं जल्द से जल्द रिलेशनशिप में आ जाऊँ, और वो सब चीज़ें ख़राब कर लेते हैं। ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है। खैर, यही सब चीज़ें हैं, बाकी आप ब्लॉग पे पढ़ लो, मैंने ब्लॉग में सब कुछ लिखा है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम वंश। वंश ने कहा है, भैया हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बट नेक्स्ट ईयर आफ्टर 12th बोर्ड्स अलग हो जाएंगे, बट आई लव हर। वो भी करती है, याद आएगी बहुत, कैसे होगा आगे सब कुछ सोच के ही हालत ख़राब हो रही है, क्या करा जाए। एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, जब आप 12th तक होते हो तो आपके फ्रेंड्स होते हैं, और जब आप 12th के बाद कॉलेज में जाते हो, किसी दूसरे शहर में जाते हो, तो आपके नए फ्रेंड्स बनते हैं। तब ये चीज़ होती है कि जो पुराने दोस्त होते हैं वो सब छूटने लगते हैं थोड़े से। वो पुराने दोस्त कभी छूटने नहीं चाहिए, जो इम्पॉर्टेंट होते हैं ख़ास तौर से वो कभी भी छूटने नहीं चाहिए। यू शुड नेवर रिप्लेस एनी पर्सन विद एनी पर्सन। जो आपके लिए स्पेशल है आप उसे कभी भी रिप्लेस नहीं करो, कभी भी मत करो। ये चीज़ हमेशा याद रखो कि भाई वो इंसान मेरे उस वक्त में था मेरे साथ में, इस चीज़ को कभी नहीं भूलना चाहिए। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर द गुड डीड्स ऑफ द पीपल। अब इस केस में आप कह रहे हो कि आप रिलेशनशिप में नहीं हो, आप प्यार करते हो दोनों एक दूसरे से, बट यू आर नॉट इन रिलेशनशिप, क्योंकि मेरे ख्याल से आपने कहीं पे मेंशन नहीं किया दैट यू आर इन रिलेशनशिप विद हर। जस्ट इन केस यू फॉरगॉट टू मेंशन, और अगर आप रिलेशनशिप में हो और आपको ये लगता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस में आने वाले हो, और ये सोच के आपकी हालत ख़राब हो रही है, तो एक बात हमेशा याद रखो, भरोसा और एक लॉयल्टी एक चीज़ होती है जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को बनाती है और बनाए रखती है। अगर आप एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते हो और आपको अपनी लॉयल्टी पे डाउट है, या फिर आप लॉयल नहीं हो, तो आप रिलेशनशिप के बारे में सोचना भी मत। लॉन्ग डिस्टेंस, स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ऐसे ही चलती हैं। भरोसा होता है सामने वाले पे, और सामने वाला कुछ ऐसी चीज़ भी नहीं करता है जो भरोसा तोड़े। यू शुड ऑलवेज मेंटेन द ट्रस्ट ऑफ द पर्सन, स्टे कम्युनिकेटेड विद देम, उनसे बातचीत डेली करो और लॉयल रहो। ये चीज़ें हमेशा याद रखो। कुछ भी वर्कआउट, आप 7 समुंदर पार भी हो ना, वो वर्कआउट करेगा, लेकिन आप सामने भी खड़े हो ना उस इंसान के, तो भी वो वर्कआउट नहीं करेगा। अगर आप लॉयल नहीं हो, आप सामने वाले पे भरोसा नहीं करते हो, और आपके दिल में प्यार नहीं है उसके लिए, ये बात याद रखना। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट, कहना चाहिए कि एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोग जो इंटरकास्ट रिलेशनशिप में हैं या फिर इंटर रिलीजन रिलेशनशिप में हैं, उनके मन में ये सवाल आता है। कि ये कीर्ति जैन का है क्वेश्चन, बाय द वे, और उन्होंने पूछा है कि इफ़ यू लव अ गर्ल एंड देन इन फ्यूचर यू गो कन्फेस बोथ ऑफ द पेरेंट्स, बट बोथ द पेरेंट्स डोंट एक्सेप्ट एज देयर इज अ कास्ट प्रॉब्लम, व्हाट विल यू डू इफ योर पेरेंट्स से चूज हर और देम, यू विल वेट और सेक्रीफाइस योर लव फॉर योर पेरेंट्स। देखो, एक बहुत ही समझदार और एक बहुत ही एडल्ट बात बोलूँगा मैं आप लोगों से, कि एक उस इंसान को, जिस इंसान की वजह से इस दुनिया में तुम आए हो, उस इंसान को ना तो कभी दिल दुखाना उस इंसान का, ना ही कभी उसको हर्ट करना। मैं मानता हूँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप अपने प्यार से कॉम्प्रोमाइज़ करो या फिर कुछ करो, बट आप उनके अगेंस्ट जाके
ऐसे कदम मत उठाओ। हमारी जनरेशन से पहले वाली जनरेशन जो है ना, हमारी पेरेंट्स की जनरेशन, उनमें से 90% लोगों की मेंटेलिटी ऐसी ही है कि वो इंटरकास्ट रिलेशनशिप या मैरिजेस को सपोर्ट नहीं करते। और ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारी सोसाइटी का। मैं इंटरकास्ट रिलेशनशिप के फेवर में हूँ या मैरिज के फेवर में हूँ, बट मैं पेरेंट्स के अगेंस्ट जाने के फेवर में नहीं। तो फ्रॉम माई एंड यू विल ओनली गेट एडवाइस कि आप ऐसा कोई कदम मत उठाओ जो आपके पेरेंट्स को हर्ट करे। उनको मना लो, उनको चाहे जितना चाहे मनाने की कोशिश कर लो, लेकिन उनके अगेंस्ट जाके आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। और एक बार पेरेंट्स के अगेंस्ट चले गए ना, तो आप ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह पाओगे। तो मेक श्योर, और ये एक बहुत बड़ा सच है कि आपको लव से अपने कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आप इस फैक्ट से दूर नहीं भाग सकते। So I guess you got your answer. So the next question is from श्रेया अग्रवाल, और ये पूछ रही हैं कि सर प्लीज़ टेल मी कि अगर किसी रिलेशनशिप में बार बार ब्रेकअप्स एंड पैचअप हो रहे हों लड़के की साइड से, तो क्या वो सच में उस लड़की को लव करता है? एंड द रीज़न बिहाइंड द ब्रेकअप वॉज दैट हर मदर नोज अबाउट द रिलेशनशिप। क्या लड़की को वेट करना चाहिए उसके लिए या मूव ऑन करना चाहिए? देखो, इस कंडीशन में उस लड़के के एंड से प्रॉब्लम नहीं हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है उसके पेरेंट्स के एंड से। सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो उसके लव पे डाउट मत करो कि उसके वो प्यार करता है या नहीं करता है। तुम्हें नहीं पता कि उसको कितनी ही मजबूरी से गुजरना पड़ रहा है, कि उसकी मम्मी उसके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो रही हैं, उन्हें शायद वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है, तभी वो बार बार ब्रेकअप करता है। और जब बात पुरानी हो जाती है थोड़ी सी, तब वो पैचअप कर लेता है। तो अगर उसके पेरेंट्स अभी से अब इतने ज़्यादा क्या कहते हैं अगेंस्ट हैं रिलेशनशिप के, तो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि आप ब्रेकअप कर लो या फिर वेट मत करो, उसके साथ रहो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जेन्युइन रीज़न नहीं है उससे ब्रेकअप करने का, उससे दूर जाने का। उसकी मम्मी को प्रॉब्लम हो रही है, हो सकता है वो आने वाले वक्त में अपनी पेरेंट्स को मना ले। देखो, अगर वही इंटरकास्ट वाली बात है तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, और इंटरकास्ट में भी पेरेंट्स मान जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। डिपेंड उसके ऊपर करता है कि वो क्या अपने पेरेंट्स को मना सकता है, मना पाएगा या नहीं मना पाएगा। सो यू कैन स्टे विद हिम अगर तुम्हें लगता है कि वो सही इंसान है। अगर तुम्हें एज सच कोई और इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं हो रही हैं उसके साथ रहने में, तो तुम उसका वेट कर सकती हो, उसके साथ रह सकती हो। बट अगर उसके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और तुम्हें लगता है और उसे भी लगता है कि वो वर्कआउट नहीं करेंगी, तो समझदारी यही होगी कि अलग हो जाओ, क्योंकि बाद में जाके बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं चीज़ें। बहुत सारे लोग, बहुत सारे कपल इस चीज़ को समझते नहीं हैं कि वो बस बात के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, बात के लिए आप छोड़ रहे हो, बट मेक श्योर कि आपके अंदर इतनी ताकत और इतनी हिम्मत है कि आप अपने पेरेंट्स को मना सको, अपना 5000% दे सको। क्योंकि इंटरकास्ट में आपको मनाना तो बहुत पड़ता है अगर अगेंस्ट हैं पेरेंट्स तो। और अगर सिर्फ आपके रिलेशनशिप से प्रॉब्लम है, हो सकता है आप उन्हें पसंद नहीं है, तो प्रॉब्लम अभी से ही है। ये रीज़न क्या है मम्मी की वजह से बार बार ब्रेकअप करने का, वो पता चलना ज़्यादा ज़रूरी है कि मम्मी क्यों पसंद नहीं करती है रिलेशनशिप। क्या वो ये चाहती हैं कि उनका लड़का पढ़े, तो ठीक है वो वक्त के साथ साथ एक्सेप्ट कर लेंगे। क्या वो ये चाहती हैं कि क्या वो ये देखती हैं कि लड़का आप ठीक नहीं हो, लड़की ठीक नहीं है, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप ठीक हो, आप सही हो। यही सब चीज़ें। सो आई वॉज नॉट वेटिंग फॉर दिस टू आस्क, बट मुझे पता था कि ऐसा लोग पूछेंगे ज़रूर। तो गर्वित मेहता ने क्वेश्चन पूछा है, आई वॉन्ट टू आस्क, आपके साथ ऐसा क्या हुआ जिसने आपको इतनी अच्छी और हार्ट टचिंग पोएट्रीज बनाने को मजबूर कर दिया? प्लीज़ आंसर। यार, मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट हाँ मैंने एक्सपीरियंस पहले बहुत किया था। मैंने पहले के टाइम में जब मैंने लिखना शुरू किया था, उस टाइम पे मैंने इतनी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली थी कि वो चीज़ें आज भी हैं, आज भी मतलब आई कैन राइट ऑन इट। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें मेरे दिल में हैं या फिर मैं उन चीज़ों को आज भी महसूस करता हूँ, बट हाँ आई कैन अगेन पोर देम। मैं किसी ना किसी वे में, एक होता नहीं है, एक इंसान के दिमाग के ऊपर भी डिपेंड करता है आप किस तरीके से उस सेम चीज़ को आप किस वे में रिप्रेजेंट कर सको। तो पोएट्रीज़ का मकसद एक ये भी है कि मैं देखता हूँ दुनिया में क्या हो रहा है। पोएट्रीज बनाने के पीछे हमेशा रीज़न ये नहीं होता कि वो इंसान उसी चीज़ को फील कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि मैं आप लोग ये जो देख रहा हूँ, मैं दुनिया में क्या देख रहा हूँ, क्या हो रहा है, उस बेस पे अपना पर्सपेक्टिव रख के उस टॉपिक पे पोएट्री बना रहा हूँ। ऐसा 90% टाइम्स होता है। 10%
आई राइट माई ओन फीलिंग्स। ओन फीलिंग्स मतलब जो मेरी लाइफ में हो रहा है, फीलिंग्स तो मेरी भी यही है, लेकिन मेरी लाइफ में जो हो रहा है मैं वो लिखता हूँ 10%, बाकी 90% जो आपकी लाइफ में हो रहा है, ऐसे पोइट्रीज बनती हैं। सो दिस वॉज इट। प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो मुझे बताइए, कोई सवाल है तो मुझे बताइए। हो सकता है हम एक नया एपिसोड, एक नया वीडियो शूट करें, एक नया Q&A सेशन करें, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंस्टाग्राम पे आई राइट व्हाट यू फील, फेसबुक पे माई वर्ड्स योर फीलिंग्स एंड यूट्यूब पे अनुभव अग्रवाल आई राइट व्हाट यू फील को ज़रूर फॉलो और सब्सक्राइब करें। बाकी नीचे लिंक्स में मैंने बहुत सारी चीज़ें दी हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स वगैरह की लिंक्स मैंने दूंगा, तो आप प्लीज़ उन पे एक बार नज़र ज़रूर फेरिएगा अपनी। बाय द वे, थैंक यू सो मच गाइज फॉर शोइंग सो मच लव टू ऑल द पोइट्रीज आई पोस्ट एवरी डे। आप लोगों के वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ, वरना मैं नहीं होता। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। गुड बाय। जय गुरु जी।